ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की कश्मीर में हत्या पर दुख जताया है। साथ ही नीतीश कुमार द्वारा मजदूरों के परिवार को 2-2 लाख रुपयों की मदद का भी ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने ये फायरिंग की, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3 आतंकी हमले और 4 नॉन लोकल्स की मौत हुई है। लगातार कंसर्न सॉफ्ट किलिंग को लेकर, टारगेटेड किलिंग को लेकर, और इसी सिलसिले में अब आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात की है। सबसे पहले पूरी खबर को लेकर जो डिटेल्स हैं वो आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शाम को अफरा तफरी मच गई। आतंकियों ने इस बार कुलगाम में कायराना हरकत की। कायर आतंकियों ने इस बार कुलगाम में गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग की। कायर आतंकियों ने इस बार फिर बिहार के रहने वाले मजदूरों को बेरहमी से मार डाला। मेरा भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए। रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफूम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। कुलगाम में आतंकवादियों ने इस बार दहशत फैलाने की सारी इंतहा पार कर दी। इस बार आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले मजदूरों के घरों में घुसकर हमला बोला। घर में घुसकर 3 मजदूरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वानपोरा इलाके में किए गए इस आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा मजदूर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। जब हमारे फौज के सिपाहियों की हत्या हो रही है, वैली में टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, बिहार के गरीबों को गोली मारा जा रहा है, तो आपकी क्या पॉलिसी है बताइए ना। आपके पास क्या पॉलिसी है? क्या ऐसे माहौल में ये जेब देता है कि वो आगे बढ़े? इस तरह की जो आप सवालात कर रहे हैं, तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका। गैर कश्मीरियों पर आतंकियों की कायराना हरकत का ये लगातार दूसरा दिन था। इससे पहले शनिवार को भी आतंकियों ने गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग की। क्या खाएंगे? शनिवार को आतंकियों ने श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद साह की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरा मर्डर पुलवामा में यूपी के रहने वाले सगीर अहमद का कर दिया। इस तरह से देखें तो बीते 24 घंटे में आतंकवादियों ने कश्मीर में 3 जगहों पर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया और 3 अलग अलग हमलों में 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें बड़ी बात यह है कि 3 लोग बिहार के रहने वाले थे। AIM तो बिहार के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और साथ ही 2-2 लाख रुपयों की मदद का भी ऐलान किया है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात की है, बिहार के मुख्यमंत्री ने। साथ ही यहाँ पर सॉफ्ट किलिंग्स को लेकर, टारगेट किलिंग्स को लेकर लगातार कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इसी सिलसिले में एडवाइजरी जारी की गई है। सेना पुलिस कैंप में जो गैर कश्मीरी मजदूर हैं वो लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। सेना के नजदीकी कैंप में कश्मीरी मजदूर लाए जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी एडवाइजरी है क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 3 आतंकी हमले, 4 लोगों की मौत, उसके बाद सॉफ्ट किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स और चिंता बढ़ गई है। लगातार तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। साथ ही इस खबर से जुड़े हर पहलू के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हैं, हमारे साथ सुशील पंडित को आप देख पा रहे हैं, और हमारे साथ JKS परिहार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला कमेंट कादियान सर मैं आपका लेना चाहती हूँ, खासतौर पर बीते 1 महीने में, स्पेशली अक्टूबर 2 के बाद एक रफ डेटा ये कहता है 16 दिनों की अगर बात करें तो 11 हमले, 11 हत्याएं, सॉफ्ट टारगेट्स की किलिंग, सॉफ्ट किलिंग्स हैं, टारगेटेड किलिंग्स हैं। एक तरह का ट्रेंड ये लगता है। एज एन एक्सपर्ट
आपका कमेंट लूंगी, लेकिन हमारे साथ बिहार के फॉर्मर डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी जुड़ गए। सुशील मोदी जी, सबसे पहले बहुत ही दुखद ये घटना, बहुत दिल तोड़ने वाली ये घटना है, आपकी प्रतिक्रिया? वास्तव में अभी से करीब आधा घंटा पूर्व मुझे भी सूचना मिली कि फिर से बिहार के 2 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और पिछले करीब 8-9 दिनों में ये बिहारी मजदूरों की चौथी हत्या है। ये बहुत ही कायराना हमला, हम सब लोग दुखी हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, सरकार चुप नहीं बैठी न चुप बैठेगी। और जब 13 आतंकियों को मारा जा चुका है तो सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर सरकार को सफलता मिलेगी। देखिए, उनका जो मकसद है वो मकसद ये कि जो सॉफ्ट टारगेट है उसको वो अपना टारगेट बना रहे हैं। इसलिए जो निरपराध लोग हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, मजदूर हैं, और खास करके जो गैर कश्मीरी या गैर मुस्लिम है, जबकि 1-2 मुस्लिम भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी मंशा है कि लोग कश्मीर छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे। और केंद्र की सरकार पूरी तरह से चीजों पर निगाह रखी और अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन हत्याओं का बदला लिया जाएगा। सुशील मोदी जी, आप कह रहे हैं बहुत जल्द इन हत्याओं का बदला लिया जाएगा, लेकिन सर ये जो एक तरीके का ट्रेंड है, जिस तरह से निहत्थे बेकसूर लोगों को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, जो सबसे बड़ा कंसर्न है सर, वो ऐसे लोगों की सिक्योरिटी को लेकर है, वो कैसे सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, अब इसका जवाब तो कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बाकी लोग दे पाएंगे। जी सर। मैं इतना ही कहूंगा कि कश्मीर बड़ा एक संवेदनशील मामला है जी। और पाक समर्थक जो आतंकवादी और बगल के अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जी सर, उनका भी संबंध हो सकता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत दुखद है। हम सब लोग दुखी हैं और ये जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है, तो सरकार चुप नहीं बैठी। 13 आतंकी सुशील मोदी जी, आपने जो भी कहा, आप कह रहे हैं जो अफगानिस्तान में जिस तरीके का माहौल है, ये जो डेवलपमेंट्स है, रीसेंट डेवलपमेंट्स है, जो ये सॉफ्ट किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स को लेकर हम एक तरीके का इसमें एक स्पाइक या कहें स्पॉट देख रहे हैं, ये उससे कनेक्टेड है? नहीं, मैं मुझे कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि जो घटनाएं अफगानिस्तान में घटी हैं उनका भी ये लिंक, ये सब तो जांच और बाकी का विषय है, लेकिन लगातार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन ने भी आतंकवादियों को घेरा है और 13 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो इसलिए मेरी कल रात को मनोज सिन्हा जी से बातचीत हुई थी, तो सारे लोग लगे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि केंद्र की सरकार पर लोगों को भरोसा रखना चाहिए जी। और जो भी घटना घटी है तो वो लोग गिरफ्तार भी किए जाएंगे और वैसे लोगों पर, वैसे आतंकवादियों को सरकार छोड़ेगी नहीं। सर, आप कह रहे हैं ऐसे लोगों को सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन इससे पहले हमने देखा जब सुरक्षा बलों पर हमले किए जाते थे तो समझ में आता था, लेकिन अब घर में घुसकर, ये जो सबसे लेटेस्ट अटैक है, रीसेंट अटैक है, इसमें घर में घुसकर मारने की जो बात सामने आ रही है, यानी इन्हें आइडेंटिफाई किया गया और फिर प्लानिंग के तहत टारगेट किया गया, ये अपने आप में डराने वाला है सर? निश्चित तौर पर डराने वाला अवश्य है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि केंद्र की सरकार पर और कश्मीर का जो प्रशासन है उस पर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की घटनाओं को हम रोकने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के साथ बात करने के लिए इस वक्त। और चश्मदीद क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर, वो सुनिए आप। ये डेड बॉडी 2 हैं, नॉन लोकल लेबर। डेड बॉडी 2 हैं? जी जी। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मीर बाजार चौकी में। मीर बाजार ले जा रहे हैं? जी जी। कितने डेड बॉडी है? कितने डेड बॉडी? दो डेड बॉडी। जी जी। यहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? मीर बाजार चौकी में। आप कहाँ से हो? वनपुर में रहते हैं सर। तो क्या हुआ वहाँ पे वनपुर में? वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको, फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी तो वो 2 का पता नहीं है, लग रहा है। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी सिर्फ का काम। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार थे? 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे।
हुआ। हाँ हाँ मेरा भाई उधर गया। हाँ हाँ क्या हुआ? मेरा भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए। हाँ में था। हाँ तो उसको लेकर मैं आया हॉस्पिटल। जी, तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफू में लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। तो कुलगाम में आतंकियों की ये बेहद ही कायराना हरकत, एक बार फिर निशाने पर बिहार के लोग। आतंकियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, इस हमले में बिहार के रहने वाले मजदूर राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हुई है। आतंकियों ने तीसरे मजदूर चुनचुन ऋषिदेव को भी गोली मारी, जिसकी हालत इस वक्त गंभीर है। वो अनंतनाग के अस्पताल में है, क्रिटिकल उनकी कंडीशन बताई जा रही है। इन हमलों के बाद हम आपसे बार बार ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी गैर कश्मीरी मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित कैंपों में ले जाया जाएगा। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंप में ये सभी गैर कश्मीरी मजदूर लाए जाएंगे ताकि उन्हें आतंकियों की दहशत से बचाया जा सके। तो ये इमरजेंसी एडवाइजरी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इन हमलों पर क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जघन्य अपराध किया है और कश्मीर घाटी में अपनी मेहनत के बल पर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिस प्रकार निशंस हत्या की है, यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों का भी हम सफाया करेंगे। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 24 घंटे 3 आतंकी हमले, 4 गैर कश्मीरी की मौत। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। राज कादियान साहब, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा, ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स, ये टारगेटेड किलिंग्स कितनी अलार्मिंग इस वक्त आपको लग रही हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है? अदिति जी, स्थिति गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती आ रही हैं और करती रहेंगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा सख्ती करते हैं तो पब्लिक को असुविधा होती है, तो प्रोपेगेंडा वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। हमारे देश में ही बहुत लोग हैं जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई जादू नहीं उनके पास। 370 हटाना बिल्कुल सही था। अगर हमने देश को आगे मिल के बढ़ाना है तो हर देश का नागरिक एक ही कानून के नीचे आना चाहिए, एक ही संविधान के नीचे आना चाहिए। जो डेवलपमेंट होगी उसके नतीजे धीरे धीरे आएंगे, वो इमीडिएटली नहीं आ सकते। लेकिन इसमें जो खास विलन है वो है पाकिस्तान। ये साउथ कश्मीर का हिस्सा, ये कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, ये एरिया पहले भी आतंकवादियां एक्टिव रहा है और अभी 2 साल से स्थिति ठीक हो गई थी। अभी दोबारा पाकिस्तान करवाएगा। अफगानिस्तान में जो है उससे पाकिस्तान को और मजबूती मिली है अपने नाकाम इरादों को पूरा करने के लिए। तो जब तक पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, हमने पूरी कोशिश करी है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इकोनॉमिकली हमारे पास कोई हैंडल नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के गृह मंत्री ने 2 दिन पहले बात की थी, लेकिन अगर दोबारा करनी है तो इस बार वो विजिबल होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए और डेटरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप डेटरेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आई एम सॉरी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर निर्मल सिंह जी जुड़ गए हैं। निर्मल सिंह जी, बहुत ही दुखद है ये, और जो आपके विरोधी हैं वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है। आपका जवाब सर? देखिए, विरोधियों को समझना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान के साथ, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को सुरक्षा देने की, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम प्रॉक्सी वार में हैं और एक पूरा देश जो है उस टेररिज्म के हक में है, उसके साथ खड़ा है। और वो जो है उनका आर्मी के खिलाफ जो उन्होंने किया था, पुलवामा में किया, अब सीआरपीएफ के द्वारा हमने जो है एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद अभी उन्होंने 7 टारगेट जो है ढूंढा है। तो इसलिए इस वक्त जो है सभी लोगों को
एकजुट होकर इस प्रॉक्सीवाद के साथ लड़ना चाहिए और कम से कम सरकार को सपोर्ट देनी चाहिए। और वॉर में जैसे रहता है, कभी दुश्मन भी कामयाब होता है। ये सही बात है कि जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं और जो आम लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए यहां पर आए थे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है और सरकार कर भी रही है। लेकिन जैसे वो गली गली में है, हर मोहल्ले में है, तो उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए वो भी सरकार सोच रही है और कर रही है। और दूसरा जो है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक्शन है। 1000 के लगभग लोग पकड़े गए हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या टेररिस्ट के उनके सिंपैथाइजर्स हैं। और टेरिस में आपने देखा होगा 14-15 हफ्ता में मारे गए हैं। सर वो लगातार दिखा रहे हैं कि 9 दिन 9 एनकाउंटर, 13 टेररिस्ट का खात्मा, जिसमें कि लश्कर का एक कमांडर भी जो कि टॉप 10 टेररिस्ट की सूची में था, उसका भी खात्मा किया गया है। लेकिन इस वक्त जो कंसर्न है वो गैर कश्मीरी लोगों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि निशाने पर ज्यादातर वही लोग आए हैं। आप कैसे उन लोगों को आश्वासन देंगे, उनके परिवारों को भी जो इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर के बाहर देख रहे हैं, और साथ ही उन लोगों को भी जो इस वक्त वैली में हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आप कैसे उन्हें आश्वस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हैं, खासतौर पर ये मजदूर हैं, बाहर के लोग हैं, या इवन के जम्मू कश्मीर के भी हैं जो नेशनलिस्ट हैं, प्रो इंडियन है, उनसे कहूंगा कि अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा जो है, जिस प्रकार से एडवाइजरी सरकार करती है, सुरक्षा बल करते हैं, उनके उसको मानिए। और थोड़े दिन के लिए ये दिक्कत की बात हो सकती है, आप अपने आप को सुरक्षित करें। जो सरकार है, जो सुरक्षा बल हैं, वो टेररिस्ट को मार भी रहे हैं, उनके सिंपैथाइजर को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, और उसके बाद जो है उनके निपटे भी जा रहा है। तो इसलिए ये थोड़े दिन की बात है। आने वाले वक्त में गृह मंत्री जी भी जम्मू कश्मीर भी आ रहे हैं। इसके ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी जो हो रही है उसको और कैसे पुख्ता किया जा सकता है, ये पूरी जो है सरकार कंसर्न है। ये बात सही है, और थोड़ा विश्वास रखें और अपने आप को कोशिश करें ऐसे इलाके में ना जाए जहां पर इस प्रकार का अटैक हो सकता है। आप जो है, अगर कोई रेडी वाला है तो आर्मी कैंप के पास, जहां सुरक्षा बल जहां है वहां रहेगा, तो थोड़ी दिन के लिए उनको जो है सुरक्षा बल को जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसको जो है, अगर इस प्रकार के करते हैं उनको सहयोग मिलेगा इसमें। सुशील पंडित हमारे साथ हैं। सुशील जी, जिस तरह से ये सॉफ्ट और टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उसके बाद सरकार कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमने इंतजाम किए हैं, हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे रिवाइज किया है, लेकिन क्या वो सोल्यूशन है? अदिति जी, अभी तक सरकार की इस विषय नीति क्या है, निर्णयों में निरंतरता क्या है, ये ढूंढने की कोशिश की है, मुझे मिली नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि जब तक वहां पर मेन स्ट्रीम कहे जाने वाले दलों के नेता नजरबंद थे, हम लोग देश भर में इतराते फिर रहे थे कि 370 के निरस्त होने के बाद एक भी नागरिक नहीं घायल हुआ या मरा। हम सुरक्षा के सफलता को लेकर के खुश थे, उत्सव मना रहे थे। लेकिन एकाएक न जाने ये कौन सी सनक चढ़ी, सबको बिना शर्त रिहा कर दिया गया। और फिर रिहाई नहीं किया गया, लाल कालीन बिछाकर उनको चाय पकौड़ों पर दिल्ली बुलाया गया, उनके उलाहने सुने गए, उनकी अपमानजनक बातें बर्दाश्त की गई। उन्होंने हाथ नचा नचा कर कहा कि जाइए पाकिस्तान से बात कीजिए, लाइए 370 वापस लाइए, देश में प्रदेश में फिर से उसको राज्य का दर्जा दीजिए, चुनाव। वो शर्तें गिनाते दिखाई पड़े, कहीं पश्चाताप नहीं दिखा चेहरे पर, और हम सहते रहे, उनकी मान मुनव्वल करते रहे और उनसे परामर्श लेते रहे कि कश्मीर में लोकतंत्र कैसे व्यवस्था पुनः बहाल की जाए। कर दी उन्होंने बहाल ये लोकतंत्र की व्यवस्था। आज यही पूछ रहे हैं मुंह चिढ़ाते हुए, कहां है आपकी सुरक्षा, कहां है आपका तंत्र, कहां है आपकी तैयारी? इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कश्मीर अशांत रहे, ताकि यह देश घुटनों पर आकर इनसे बात करे, इनका परामर्श माने, चुनाव कराकर सत्ता तश्तरी में रखकर इनको सौंपे, ताकि इनकी बपौती चलती रहे। इस देश को तय करना पड़ेगा कि इन्हें जिहादियों का सर कुचलना है या जिहादियों का दिल जीतना है, और नीति में निरंतरता की आवश्यकता है। ये चुटकी बजा के होने वाले काम नहीं है। हमने बिहार के अपने बेटे खोए हैं, हमने 11 से ज्यादा अपने वीर जवान खोए हैं।
पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक के बाद एक निरंतर सिलसिला हत्याओं का चलाकर ये जिहादी आज ऐसा जतलाना चाहते हैं कि वे जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें मौत के घाट उतार सकते हैं। ये चुनौती देश के सामने है। ठीक है, नेतृत्व आपने ये पॉइंट उठाया, इस पे निर्मल सिंह जी आपका जवाब सर, सवाल आप ही के लिए है। ये सेंटीमेंट्स उनको मेरी रिस्पेक्ट है, मैं मान सकता हूं जिस प्रकार के हालात हैं हर कोई नाराज है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा ये प्रॉक्सी वार है भाई, ये भी कि सही है। और सरकार ने जो कार्रवाई की है 370 तोड़ के 35A के, जो मूल है इसमें, जो सेपरेटिज्म की जड़ है, जो टेररिज्म की जड़ है, उसको उखाड़ फेंकने की जो है वो कवायद की है। 72 साल का जो मेस था उसको ठीक करने की शुरुआत हुई है। एकाएक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे कहा गया है कि चुटकी में नहीं होगा, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, ये भी सही है। आप जो है सिर्फ जो है उनको जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो सरकार कोशिश करती है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, लेफ्ट राइट, ये जो स्ट्रेटजी है यही कामयाब होती है। और आप देखेंगे जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन हो रहे हैं जो है वो आप देखेंगे ये उसका परिणाम निकलेगा। और इतना मैं कह सकता हूं कि ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल सही कहा कि ये जो लोग हैं जो इस प्रकार के अनाप शनाप बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, फारूक वैसे जो इस प्रकार की जो लाशों के ऊपर सियासत करते, डायलॉग की बात करते हैं, उनका मुंह बंद होना चाहिए। और निर्मल सिंह जी महबूबा मुफ्ती को छोड़ दीजिए ना, वो तो अपनी सियासत करेंगी ना, वो तो अपनी सियासत करेंगी सर। लेकिन आप जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं और यहाँ पर तो हम बिहार के लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, जो कश्मीरी पंडित हैं वैली में, उनकी सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त कितना ज्यादा कंसर्न है सर? नहीं, कंसर्न है और सरकार कर भी रही है। टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं सर, टेररिस्ट का तो 9 डेज 9 एनकाउंटर्स, 13 टेररिस्ट का खात्मा, ये तो मैं लगातार कह रही हूं सर। आपसे सवाल है कि सिक्योरिटी को लेकर आश्वासन, सिक्योरिटी को लेकर उनको एक बिलीफ, एक भरोसा कि हाँ वो सेफ हैं। देखिए, अभी हमें सरकार के साथ, सुरक्षा बलों के साथ जो है कोऑपरेट करते हुए जैसी एडवाइजरी हमें मिलती है ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर, टीवी चैनल पर तो एक बात है, लेकिन ग्राउंड पर जिस प्रकार की सिचुएशन है उसको देखते हुए थोड़ा हमें समय देते हुए अपने कोऑपरेट करते, जहां सरकार कहती है वहां आप जाएं, या इस प्रकार के घूमे ना, जो है वो इस प्रकार की एडवाइजरी को मानते हुए कोऑपरेट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे थोड़े समय में ये इसके परिणाम भी आएंगे और इनके कोऑपरेट करने से कोई इंकार नहीं कर रहा है सर। इस तरह भविष्य में इस तरह के अटैक ना हो, उन्हें रोका जाए। हालात, मौजूदा हालात जो हैं उन्हें लेकर कंसर्न है। सुशील पंडित जब आप ये कह रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, तभी सुशील पंडित सिर हिला रहे थे। सुशील पंडित, अगर मैं आपके रिएक्शन को गैस कर पाई तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है। अदिति जी, आपने भी सुना और मैंने भी सुना, पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर श्री दिलबाग सिंह ने साफ साफ घोषणा की है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये नागरिक किसके भरोसे रहें, ये एक सवाल पूछने वाला है। क्या आप उनको कह रहे हैं कि आप सेफ जगह चले जाइए, कुछ दिनों के लिए राज्य छोड़ दीजिए? क्या आप यह कैसा कहना चाहेंगे कि आप उन्हें वहां अपनी पंथ निरपेक्षता और कश्मीर नीति के एक सक्सेस का एग्जाम्पल बना करके जोखिम में डालना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि वो वहां रहें सिटिंग डक्स की तरह, सॉफ्ट टारगेट्स की तरह, और हमारी पुलिस और सुरक्षा बल कहे कि भाई हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? तो हमें प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक चीजें बतानी पड़ेंगी। हम नारेबाजी करके इस समस्या का हल नहीं कर सकते। आप बैठे रहिए, सोचते रहिए, ध्यान रखिए। निर्मल सिंह जी, सुशील पंडित को ही इस पैनल पर आप भरोसा दे दीजिए, शायद वो भरोसा कश्मीरी पंडितों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। देखिए अदिति जी, ये जो भरोसा है एक दूसरे पर करके और इकट्ठे होकर इससे लड़ना पड़ेगा। चाहे वो जो टारगेटेड जो किलिंग्स हो रही हैं वो लोग हैं, चाहे सुरक्षा बल हैं, चाहे देश सारा है, क्योंकि इस समय प्रॉक्सी वार में जहां दुश्मन छुपा हुआ है और कहीं भी गली मोहल्ले में वो बैठा हुआ है, पिस्टल लेता है और किसी जो है मासूम को मार देता है,
तो इस समय जो एक जो पैनिकी ना होते हुए हम जिस प्रकार की सरकार एडवाइजरी कर रही है उस तरीके से बाहर जाने की बात ना की जाए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो माइग्रेशन होगी। यही तो टारगेट है उसका, पाकिस्तान का, टेररिस्ट का। तो निर्मल जी, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर। पुलवामा हुआ था तो भारत ने जवाब दिया सर। अब जब इस तरह की टारगेटेड किलिंग है तो भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? और ये मैं पाकिस्तान को लेकर आपसे पूछ रही हूं सर, क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है। दिया जाएगा या आप आश्वस्त रहिए, और सख्ती से दिया जाएगा, और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इसके ऊपर जो है इसका जो है बड़ी सख्ती से जवाब दिया जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, एक और बात जो आपके विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, और ये असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया था कि पाकिस्तान के एनएसए को न्योता आपने दे दिया, ऐसे टाइम पर दिया है जब टारगेटेड किलिंग हो रही है सर। वो तो आपकी विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान से तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी। क्रिकेट की बात हो रही है, बाकी बातें हो रही हैं, पेड़ की बात होती है, उसके साथ पाकिस्तान जैसा धूर्त तो आप कहेंगे ये ऊपर आपके जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे कहेंगे बात आप? बिल्कुल, हमारा तो यही जम्मू कश्मीर के हम लोग हैं, हम लगातार कह रहे हैं ऐसा पाकिस्तान जो मासूमों को मार रहा है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है, उस तरीके से उसके कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल कोई नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब जो है क्रिकेट खेलने की बात जो है जो कर रहे हैं, हम उनसे भी कहा है हमने इस प्रकार की बात में मत जाइए, क्योंकि उसके साथ एक ही उसको भाषा समझ आती है जब पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक करके की थी, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, और जो है लोगों को सुरक्षा देने की पूरी कोशिश हो रही है, और जो टेररिस्ट को भी एलिमिनेट किया जाएगा, उनका धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। से आपसे पूछूंगी, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछूंगी, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। निर्मल सिंह जी, जो आप बातें कह रहे हैं, जब आप ये बातें कह रहे हैं तब एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के एनएसए को न्योता दिया गया है। ये जो विरोधी हैं सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की विदेश नीति कंफ्यूज्ड है। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपको क्या लगता है? परिहार जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट और एज ए हिंदुस्तान का वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मुझे भारत सरकार पे भरोसा है, मगर कब तक हम खाली भरोसे के बलबूते पे चलते रहेंगे? जिस तरह का हो रहा है, अगर गली गली में अगर ये किलिंग हो रही है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं, और जो हमारी इंटेलिजेंस का फेल्योर ही एक तरह के है कि वो स्लीपिंग सेल इतने ज्यादा क्यों एक्टिव हो गए हैं, पहली बात। दूसरा बात मैं कहूंगा कि अगर ये एडवाइजरी जारी करी गई है, ये ना केवल बिहार की बात है, यूपी की नहीं है, ये भारत की है। भारत के संविधान पे हमला है। पूरा भारत का हर नागरिक, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे बिहार का हो, वो भारतीय है, उस पर ये हमला हुआ है। इसमें जो है, अगर आप एडवाइजरी देके कहते हैं कि उनको सीआरपीएफ और आर्मी के कैंप में वो आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि आप सीआरपीएफ और आर्मी को भी संवेदनशील उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में कोई दूसरे भी एंगेज इसमें हो सकते हैं। ये क्या पता कि किसी इन्हीं नागरिकों के साथ में उन्होंने जो है अपने स्लीपर सेल में कोई उसमें मोल डाला हो, तो आप उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। अब रहा सवाल इसका कि अगर आप पुलवामा की बात की, एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, तो एयर स्ट्राइक का नतीजा तो हम देख रहे हैं, उस वक्त अच्छा हुआ मगर बाद में कम हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि सांप का अगर आप पैर पूंछ पे रखते हैं उससे कुछ नहीं होता, उसका फन पूरा निचोड़ के दबा के सांप को खत्म करना है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवादियों को मारने से खत्म नहीं होगा, जहां उसकी फैक्ट्री है, जहां से वो आ रहा है, जब तक आप पाकिस्तान के खिलाफ वहां कार्रवाई नहीं करेंगे, बाकी सारी बातें बेमानी होती हैं। अब वो समय आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिश्ते रहे। वो इस तरह से लगातार 20 साल 30 साल तक करता रहे, वही करता रहे, और हम सिर्फ बीच में एयर स्ट्राइक करें, या हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को इस हालत में करके पटक दें कि वो इस तरह की कोशिश करें। आप पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी की बात करें, सुशील पंडित, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, हम पाकिस्तान के खिलाफ आपके फोर्सेस कहीं भी किसी भी फॉर्म में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनका क्या करेंगे जो कश्मीर में बैठकर आतंकियों के हमदर्द हैं? एक बार फिर से उस इंफॉर्मेशन पर लौटना चाहती हूं जिसमें घर में घुसकर ये फायर किया गया, तो जाहिर तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, वहां पर एक तरह का सपोर्ट रहा होगा जिसने इस आइडेंटिफिकेशन में और इन लोगों तक पहुंचने में, ये वेपन प्रोवाइड करने में मदद की होगी, उसे लेकर बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पर सपोर्ट स्ट्रक्चर है, वहां पर हार्बर्स हैं,
वहां पर आइडेंटिफाई करने वाले, लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाने वाले, टारगेट तक पहुंचाने वाले पूरे मददगार हैं। और इसलिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस होने चाहिए, एक व्यापक क्लैंप डाउन कर्फ्यू लगना चाहिए, क्रैक होना चाहिए, वीडिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दिल जीतने की सनक पर सवार हो तो आप इस तरह के टफ मेजर्स नहीं लेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जैसे ही ये किलिंग्स होती हैं आपको टफ मेजर्स लेने के खिलाफ चेतावनी देती हैं। वो तब सहानुभूति नहीं जताती हैं मारे गए लोगों के लिए। उनका पहला डर ये होता है कि कहीं आप कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन ना करें, कहीं आप स्क्रीनिंग ना करें, कहीं आप वीडिंग आउट ना करें, आइसोलेशन ना करें, छापे ना मारें, हथियार ना बरामद करें, जो कि एक कॉमन सेंसिकल रेस्पॉन्स है किसी भी सेल्फ प्रिजर्वेशन को कमिटेड स्टेट का। जो राज्य, जो राष्ट्र अपनी सलामती के प्रति कटिबद्ध है, उस पर यह जिम्मेदारी है कि वो कड़े से कड़ा निर्णय ले। लोकप्रियता के चक्कर में, किसी खाम ख्याल के ह्यूमन राइट्स की संभावना के, इस ऐसी या वैसी संभावना के चलते आप अपने देश की, अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन सर, एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट तो रहा है, उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, उन्होंने टेरर इंफ्रा पर प्रहार किया है, उन्होंने ऐसे लोगों को सरकारी सिस्टम से भी आउट किया है जो आतंकियों के हमदर्द रहे हैं। दे हैव बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। इसके अलावा हमने ये भी देखा जब शुरुआती दौर में ये टारगेटेड किलिंग्स हुई तो एक्शन लिया गया। सर, केवल 12 लोग बर्खास्त किए गए हैं पिछले 2 साल में, जब से 370 हटाया गया है। कश्मीर में दसियों हजार लोग सरकारी सेवा में है, ब्यूरोक्रेसी में है, पुलिस में है, एकेडमिया में है, एजुकेशन सिस्टम में है, सिविल सोसाइटी में है। केवल 12 लोगों पर सांकेतिक कार्रवाई करके आप वहां सफाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1991 में हमारे विस्थापन के कुछ ही महीनों बाद 2,500 से 3,000 सरकारी कर्मचारियों ने एक आवेदन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ को, चिट्ठी लिखकर, हस्ताक्षर करके कि यहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। उस जुर्म में केवल 6 लोगों को निलंबित किया गया, सरकारी नौकरी से निकाला गया। तब चंद्रशेखर की सरकार थी। ठीक है सर। और 2008 में वो 6 के 6 पुनः बहाल किए गए, पूरी तनख्वाह के साथ, पूरे इंक्रीमेंट्स के साथ, पूरी प्रमोशंस के साथ। यह है वहां की व्यवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भी हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कादियान सर आपसे। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक इमरजेंसी एडवाइजरी है जिसमें जो गैर कश्मीरी मजदूर हैं इनको आर्मी के कैंप्स में, सीआरपीएफ के कैंप्स में या जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंप्स में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन जब हम ये इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे रहे हैं, सवाल ये भी है, क्या ये एक सोल्यूशन है? क्या ये हल है? क्या ये इस समस्या का समाधान है? अदिति जी, मेरा मानना है ये समस्या का समाधान नहीं है। ये मजदूर गए किस लिए वहां पर? ये नौकरी करने के लिए गए हैं, रोजी रोटी कमाने गए हैं। ये वहीं रहेंगे जहाँ इनको काम मिलता है। अगर इनको सिर्फ आर्मी कैंप के नज़दीक रहना है तो परिहार साहब ने बताया वो भी एक फैक्टर है, लेकिन फिर वह रह के क्या करेंगे? फिर तो बिहार जा सकते हैं, वापस यूपी जा सकते हैं, जहाँ के भी गए। ये प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, ये समस्या, ये इसका सोल्यूशन एक मल्टी प्रोंग्ड है। इसमें कैरेट और स्टिक दोनों इस्तेमाल होती हैं। कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक की सपोर्ट, चाहे वो ज्यादा लोग नहीं हो, बहुत सारे लोग डर के मारे चुप रहते हैं कि आतंकवादी उनको भी मारेंगे, लेकिन कैरेट और स्टिक दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस इलाके में ये घटनाएं होती हैं उसमें कोई बंदिश लगाना जरूरी है ताकि लोगों को भी लगे कि अगर हमारे इलाके में दोबारा ऐसा हादसा हुआ तो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। वो स्टिक वाली बात है। कैरेट तो साथ साथ डेवलपमेंट की चल रही है, लेकिन उसका असर इमीडिएटली नहीं लगेगा। मैं डीजीपी साहब से सहमत हूं कि आप 100% सुरक्षा कभी किसी स्टेट में नहीं दे सकते। अब ये एडवाइजरी, मेरा मानना है ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसका स्रोत पाकिस्तान में है। जब तक हम उस पर लगाम नहीं लगा पाएंगे ये समस्या चलती रहेगी। ये तो पिछले 30-32 साल से चल रही है। जो अफगानिस्तान में है उससे आशंका है कि और बढ़ेगी। ये
जो जिस जिम्मेवारी जो ली थी, जो पहले 4 लोग मारे गए थे, दी रेजिस्टेंस फोर्स, ये कोई संस्था नहीं, ये सिर्फ जैसे मोहम्मद का हिस्सा है, उन्हीं के पेरोल पर हैं। जैसे मोहम्मद के मुख्य अजहर मासूद अफगानिस्तान में गए थे जब अमेरिकन निकलते ही, और वहां जाके मदद मांगी थी उनकी कि कश्मीर में हमारी मदद करो जिहाद के लिए। हालांकि उनके बयान तो यही थे कि वो दखल नहीं देंगे, लेकिन आतंकवादी होते हैं और कब तक आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को जब तक लगाम नहीं लगेगी, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे उनको टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, दुनिया में हम और लोगों से भी मिलके ऐसा करें, फाइनेंशियल टास्क फोर्स दोबारा एक्टिव हो और उन पर बंदिशें लगाए, वरना पाकिस्तान पर जब तक कोई नुकसान नहीं होगा वो तो चलते रहेंगे, उनको क्या अर्ज है। लेकिन मेरा सवाल ये है परिहार जी, जम्मू कश्मीर में या कहीं भी देश में आप हर गली मोहल्ले नुक्कड़ घर में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। 130 करोड़ के भारतवर्ष में हर घर पे आप सुशील जी दूंगी मैं आपको फ्लोर। एक कमेंट ले लेती हूँ परिहार सर का, देन आई विल गिव यू द फ्लोर सर। या परिहार सर, तो इसमें ये बिल्कुल प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि आप हर घर में, हर गली में, हर व्यक्ति को 100% सुरक्षा दे सकें। पर एक विश्वास जो हमें डेवलप करना है कि मैं वहां पर सुरक्षित हूँ, ये विश्वास डेवलप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जैसा कादियान साहब ने बताया, मैं भी कह रहा हूं कि आप जो है सांप को पूरा नष्ट करिए, उसकी पूंछ को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो नहीं होगा ये चलता रहेगा। स्लीपर सेल क्यों बन रहे हैं? एनआईए ने पकड़े हैं वहां पर आईसिस के बांग्लादेश से आ रहे हैं, टीआरएफ जो है वो सब मिले जुले हुए हैं। तो वहां आपको ये क्रैक करना पड़ेगा और पीओके में मेजर एक्शंस की अब जरूरत है। छोटे मोटे एयर स्ट्राइक तो मैं इसे समझना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को समझाना भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान आतंक का आका और उसके जो आतंकी हैं उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर लिया है। उसे समझ में आ गया है कि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी सुरक्षा है जिसे सुपर पावर अमेरिका तक सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि आप घर में चप्पे चप्पे पर, किसी शहर में, गली में इस तरह से सुरक्षा मुहैया करा सके। और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया है आतंकियों द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें साथ दे रहे हैं वहां पर जो स्लीपर सेल है, और जैसे कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी लोग उसमें एंगेज हैं। तो वहां आपको दोनों प्रोज में एक्शन करना पड़ेगी। लोकल उसमें आपको उनको आइसोलेट करना है, पर जब तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाता है, जब तक पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान भारत नहीं दे पाता है, तब तक ये समस्या का हल होना नहीं है जी। ये सबसे बड़ी बात है। जी 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 कादियान सर, तो ये किस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस तरीके के अटैक्स ना हो? देखिए, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि पूरे कश्मीर को सुरक्षित किया जा सकता है। एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कि आतंकवादी जितने भी वहां हैं, ज्यादा नहीं होंगे, उनको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिलती है, लोग उनको छुपा के रखते हैं। जब तक हम उन पर या तो दबाव डालें या उनको मोटिवेट करें, हम नहीं करेंगे कि भाई आप इनको एक्सपोज करें, आतंकवाद चलता रहेगा। कोई आतंकवादी पब्लिक में, पब्लिक की सपोर्ट के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। जैसा मैंने शुरू में कहा, साउथ कश्मीर में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां उनको सपोर्ट मिलती है, वो एक फैक्टर है। दूसरा तो पाकिस्तान तो है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि इनके हथियार, इनके पास पैसा जो आता है वो पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान के इरादों में कोई बदलाव नहीं है। भारत को जितना नुकसान पहुंचाया जाए वो पहुंचाएंगे। कश्मीर तो एक बहाना है, मेरा मानना है। लंबे अरसे में कल कश्मीर की समस्या सुलझ गई तो पाकिस्तान को जोर ढूंढ लेगा। उनकी आर्मी को तो कोई एक फर्जी दुश्मन चाहिए ताकि वो 6 लाख की आर्मी रख सके एक छोटे से मुल्क में। तो ये तो समस्या है। पाकिस्तान को जब तक टैकल नहीं करेंगे, एक सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होता। ठीक सर, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ बिहार के इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज जी, बहुत ही दुखद घटना है ये। जिस तरीके से अभी हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार ने भी बात की है, डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम सुशील मोदी कह रहे थे, उन्होंने भी एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उसके बाद जाहिर तौर पर बिहार के लिए भी कंसर्न्स बढ़े हैं। ये बहुत दुखद है, सिर्फ बिहार के लिए तो बहुत दुखद है, देश के लिए भी बहुत दुखद है कि जिस तरह से हत्या हुई है बिहार के लोगों की, उस पर हम सबको बहुत दुख है। और जिस तरह से अमन अमान वहाँ था, जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा था, जिस तरह तरक्की के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है,
केंद्र सरकार पूरी तरह वहाँ मदद कर रही है, उसमें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतें हैं वो उनसे ये देखा नहीं जा रहा। वहाँ के लोगों के साथ जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं वो डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, उनसे मुकाबला हो रहा है। पहले भी ऑल आउट हुआ था, जो लोग इसके पीछे होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपराज्यपाल जी से वहाँ मनोज सिन्हा जी साहब से बातचीत की है। मैं भी वहाँ के प्रशासन के टच में हूँ और यहाँ जो 2 लोग हमारे वहाँ शहीद हुए हैं उनको पूरी मदद हमारी सरकार यहाँ देगी, लेकिन उन आतंकियों का हौसला पस्त करना है, उसमें हमें इकट्ठे होकर उनसे लड़ना है। ये संदेश हमें देना है देश के अंदर। शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपसे आप तो गए थे वहाँ पर जब ग्रास रूट्स पर इलेक्शंस हुए सर, तो आप वहाँ पर गए थे। अब जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप खुद भी शॉक्ड हैं कि द सिचुएशन हैज कम टू दिस? जी, मुझे बड़ा दुख है आदित्य जी। आपको मालूम है कि मैं 48 दिन तक बीटीसी के चुनाव में रहा था। ये कुलगाम की घटना है। कुलगाम, बडगाम, पैनपोर, इन पूरे इलाके में मैंने जाकर सभाएं की थी। तब इतना अच्छा माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने भी देखा था कि हम खुलकर वहाँ घूम रहे थे, लोगों के बीच में गए थे। हमें भी डिस्टर्ब किया था, एक आध जगह हमारे मीटिंग से पहले ग्रेनेड भी चलाया था, लेकिन वहाँ के आवाम को हमने देखा कि वो डेमोक्रेसी में कितना यकीन रख रहे हैं। उन्होंने वोट में भाग लिया, उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार वहाँ चुने, डेमोक्रेसी में यकीन जताया। वहाँ पर जो पानी, बिजली, सड़क के काम थे तेजी से हो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर सरकार के मंत्री को कहा कि पहले वो कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर में उन सब योजना को लागू करें। एक एक महीने में 15-15 मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ काम हो रहा है। ये तरक्की देखी नहीं जा रही उन लोगों से। लेकिन ये जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में घटी है, ये जरूर दुखद है। हम सब इससे दुखी हैं, लेकिन हौसला मजबूत है कि इसका मुकाबला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से करेंगी। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतों के इरादे को नाकाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब, जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हमसे बात कर रहे थे। सुशील पंडित जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। आप काउंटर करना चाह रहे थे उस वक्त जब परिहार साहब बोल रहे थे, लेकिन ऐसे में खुद आप उस स्टेज में से होकर गुजरे हैं। आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, कहा कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर नीतीश कुमार को घेरा है, सीएम को घेरा है। मृतक मजदूरों के परिवारों को सरकारी नौकरी की मांग उनके द्वारा की गई है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा, नौकरियां दी जाए मृतक के जो परिवार हैं उन्हें। वो मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, एक ऐसे परिवार का जिसका कमाऊ सदस्य की हत्या। अगर वो कमा रहा होता बिहार में तो उसको कश्मीर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? कश्मीर वो गया कमाने के लिए और वहां पर उसकी हत्या हो गई, और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं मांग करता हूं कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भैया वो व्यक्ति कमाने के लिए वहां गया था। तो सरकारी नौकरी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं चिराग पासवान। सुशील जी, बात पूरी करें सर। हाँ, नहीं, मैं परिहार साहब की बात सुनकर के जब उन्होंने कहा कि सबको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, इस दृष्टि से कि हर एक के साथ सिपाही या सशस्त्र पुलिस नहीं लग सकती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने के अन्य तरीके हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से एसेट्स हैं कश्मीर में। मैं आपको 100 नाम दे सकता हूं, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, ये जग जाहिर नाम है, ये व्यवस्था के पास हैं। और जब आप इनके गर्दन पर हाथ डालेंगे और ये बिल बिलाएंगे तो पाकिस्तान को समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना है और उसका क्या नतीजा निकलेगा। कश्मीर में हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम केवल मरहम पट्टी करते हुए अपने शव नहीं गिनने को मजबूर हो। हम जवाबी कार्रवाई ऐसी करें कि पाकिस्तान खुद त्राहिमाम करता हुआ अपना हाथ रोके, और ये हमने पंजाब में करके दिखाया है। आप केपीएस गिल को न भूलें, आप हमारी पंजाब की प्रतिक्रिया को न भूलें। आतंक से कैसे लड़ा जाता है उसका अनुभव हमारे पास है, लेकिन उसके लिए आपको वो इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। जी, आपके हाथ में
लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान, और फिर दिल्ली से दिल की दूरी कम करने के इस भ्रम में वहां जिहाद से नहीं लड़ सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं यहाँ पर जनरल कादियान। जो अभी सुशील पंडित ने कहा, उन्होंने कहा 100 लोगों को तो मैं ही जानता हूं जिनकी गर्दन पकड़ने से त्राहिमाम करने लगेगा पाकिस्तान। क्यों नहीं पकड़ते गर्दन? अगर ऐसे लोगों की सूचना प्रशासन के पास है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं बिल्कुल सुशील जी के साथ सहमत हूं। ये तो गफलत है, फिर तो आप खुद सिक्योरिटी को ब्रीच करवा रहे हैं। अगर ऐसे सोर्सेज हैं और हमारे पास गारंटीड कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन है कि वो आतंकवादियों की मदद करते हैं या पाकिस्तान से जिनका मिलाप है, उनके खिलाफ उनको तो जेल में होना चाहिए। लेकिन कादियान सर, जब हम अपने दर्शकों के सामने इस डिस्कशन को रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा कि जम्मू कश्मीर सभी खुफिया एजेंसियां वहां पर काम करती हैं। अगर सुशील पंडित ये कह रहे हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो खुफिया एजेंसियों के पास जाहिर तौर पर वो इंफॉर्मेशन होगी। नहीं, अगर प्रशासन के पास है और तो सवाल फिर उठता है कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो ये तो कोई तरीका नहीं, फिर तो आप सुरक्षा कभी नहीं दे सकते। अगर सूचना है, गारंटीड सूचना है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुशील पंडित तो फ्री सॉरी बिल्कुल, ऐसे न सिर्फ व्यक्ति हैं, ऐसे ठिकाने हैं जहां से लगातार भारत पर प्रहार किए जाते रहे हैं। आज जी कड़ा करके उनकी नकेल कसने की जरूरत है। वो खुद हाथ खड़े करके बाहर आएंगे, आपको जानकारी देंगे और माफिया मांगेंगे, लेकिन आप वो करने को तैयार तो हो, आप नकेल कसने को तो तैयार हो। पाकिस्तान खुद सफेद झंडा हिलाएगा अगर आप ये कार्रवाई जो देश के भीतर का पाकिस्तान है उस पर करेंगे। अभी देश के बाहर के पाकिस्तान पर कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन जो भीतर पाकिस्तान ने एसेट्स पाले हैं, जो निवेश किया है, जो लोग हैं, आप उन्हें सही जगह दबाएंगे तो वो ये पूरा का पूरा खेल पलट देंगे, अपनी गर्दन, अपनी जान बचाने के लिए और अपने एसेट्स बचाने के लिए। सुशील जी, आपको रोक रही हूँ। आरजेडी नेता, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बिहार के लोगों की जम्मू कश्मीर में जो हत्या की गई है उसके लिए। वो कह रहे हैं कि अगर रोजगार दिया होता नीतीश कुमार ने तो बिहार से जम्मू कश्मीर पलायन नहीं होता। उनका ट्वीट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार वासियों की नृशंस हत्या के दोषी नीतीश कुमार और उनकी निकम्मी सरकार भी है। अगर एनडीए सरकार ने विगत 16 साल किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ किया होता तो करोड़ों बिहार वासियों को हर वर्ष पलायन और मरने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट आपके स्क्रीन पर। और हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान जी, आपका रिएक्शन जो था वो हमने अपने दर्शकों को सुनाया। आपने कहा कि सिर्फ मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को रोजगार भी देना होगा। जी जी बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। देखिए, हकीकत ये है कि अगर आज की तारीख में अगर कोई प्रदेश छोड़कर, बिहार छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है तो रोजगार के लिए ही जा रहा है ना। हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इतनी व्यवस्था तो की नहीं है कि लोग यहाँ पर रोजगार कर सकें, तो हमारे बिहार के लोग मजबूर होते हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर। भाई, कौन छोड़कर जाना चाहता है अपने घर परिवार को? पर अगर वो गए हैं तो वो सिर्फ रोजगार की लालच में गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं। और उसके बाद अगर एक कमाऊ व्यक्ति की अगर वहां पर ऐसे हत्या हो जाती है तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, हमारी बिहार की सरकार की बनती है कि भाई कम से कम उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को आप नौकरी तो दें, कि एक कमाऊ व्यक्ति अगर चला गया तो कम से कम आर्थिक संकट परिवार पर नहीं आए, तो उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मात्र 2 लाख रुपए देकर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। कमाने वाला व्यक्ति था परिवार का, वो चला गया है और उसके बाद आप सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहे हैं और आप बोल रहे कि और सुनिश्चित करें कि भैया भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। हम लोगों ने निरंतरता में देखा है बिहारियों के साथ जिस तरीके से दूसरे प्रदेश में होता है, कहीं उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है, कहीं उनको प्रताड़ित कर दिया जाता है और हमारी राज्य सरकार खामोशी से बैठी देखती रहती है। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बनती है कि दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं, जो आपकी वजह से दूसरे प्रदेश में गए, कम से कम आप उनकी
सुरक्षा तो आप सुनिश्चित करें, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दें कि भैया राज्य सरकार आपके पीछे मजबूती से खड़ी है, कल को आपको कुछ होगा तो हम लोग खड़े हैं। पर मात्र 2 लाख का मुआवजा देकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने, ये शर्मनाक है। और जो बिहार में जो आप बिहार से गए हुए जो लेबर हैं और साथ ही जो बिहार में उनकी फैमिलीज हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करता हूं कि भाई मतलब एक ऐसी व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से भी कई बार मैंने कहा कि भैया ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी बिहारी को अपना घर परिवार गांव छोड़कर जाना ही नहीं पड़े। पर अगर उसके बाद भी अगर कोई जाते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। पर साथ ही में जो ऐसे मजदूर जिनके लिए आपने कहा जो दूसरे प्रदेशों में हैं, जो लोग ऐसी परिस्थिति में जाकर भी वहां पर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार वालों का पेट भर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबको मैं सल्यूट करता हूं कि उनकी हिम्मत है कि इतनी दूर जाकर वो लोग काम करते हैं। पर हाँ, ऐसे में जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है कि उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ मजबूती से हम लोग खड़े रहें। चिराग जी, एक सवाल ये भी है कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिस तरीके से ये हत्याएं हुई हैं ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। क्या ये सियासत का वक्त है? नहीं, सियासत का वक्त बिल्कुल नहीं है, बट हकीकत ये है कि आज ये हत्याएं हुई हैं, कल फिर से होंगी और ये साल दर साल हम लोग देखते आ रहे हैं। मैं कितने ऐसे व्यक्तियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो कि बिहारी हैं, जो कि दूसरे प्रदेश में आज भी प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। पर इस वक्त मुझे मजबूरन बातों को इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूं कि आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें सियासत करूं, पर आप मुझे बताइए ना, अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? कल को 2 हत्याएं हुई, उसके बाद अगर और हत्याएं होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप आज आवाज नहीं, आप जिम्मेदारी की बात करें, आप जिम्मेदारी की बात करें, वाजिब सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि बिहार से पलायन रुका कब? कोई भी दशक आप बता दीजिए जब बिहार से पलायन रुका हो। बिल्कुल नहीं। और मैं आज की तारीख में जितने युवा हैं, मैं एक युवा बिहारी हूँ, पिछले 15 साल से तो भैया हम इन्हीं को मुख्यमंत्री देख रहे हैं और आंकड़े दर्शा रहे हैं कि 15 साल में पलायन रुकना तो दूर की बात है, आंकड़ों में वृद्धि हुई है। हमारे आज के मुख्यमंत्री 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त मैंने इन्हीं के मुंह से सुना था कि मेरा सपना है कि मैं सारे बिहारियों को वापस अपने प्रदेश में लेके आऊं जो पलायन करके गए हैं। 15 साल में ये अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। 15 साल में पलायन के आंकड़ों में और ज्यादा वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया इन 15 सालों में। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय करने का समय है ना। ये बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान, जी न्यूज़ के साथ अपनी बात, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए शुक्रिया। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, जनरल कादियान भी हमारे साथ हैं और जनरल परिहार भी हमारे साथ हैं। जनरल कादियान और सुशील पंडित जी भी हमारे साथ हैं। सुशील पंडित जी, आप बात पूरी कर लीजिए, आपका कमेंट जल्दी से, उसके बाद एक छोटा कमेंट मैं लूंगी जनरल कादियान से और जनरल परिहार से भी। सॉल्यूशन क्या है? मैं समाधान के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जब तक पाकिस्तान पर एक अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थोपी जाएंगी, एक अनअफोर्ड कॉस्ट नहीं इम्पोज की जाएगी, तब तक पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। और हम इससे बचते चले आ रहे हैं। हम कभी खुशामद पर, कभी आंखें तरेरने पर, कभी भुगतने पर और कभी मनुहार पर यकीन करते हैं और इसी धुलमुल तरीके का ये परिणाम है कि हमें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट 2 साल से लटका हुआ है। भारत क्यों नहीं पाकिस्तान को खुद ब्लैक लिस्ट करता और पूरी दुनिया पर ये एक कंडीशन लगाता कि अगर आपको भारत में धंधा करना है, भारत से व्यवसाय करना है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ना है तो पाकिस्तान से नाता तोड़ना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी होगी, ऐसा कौन सा देश होगा जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान की चरमराती व्यवस्था से जुड़ना चाहेगा। भारत सैंक्शन लगाए पाकिस्तान पर, FATF जब लगाएगा तब लगाएगा। भारत घोषित करे पाकिस्तान को एक आतंकवादी जिहादी मुल्क, दुनिया लगाएगी जब लगाएगी। आज भारत रिस रहा है, भारत पिस रहा है, भारत तो करेगा नहीं और दुनिया से अपेक्षा करे कि वो हमारी लड़ाई लड़े, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करें, पाकिस्तान से नाता तोड़ें। ऐसे नहीं होता है जी। सुशील पंडित जी, आप रहिए हमारे साथ। जनरल परिहार और जनरल कादियान भी लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन
निरंतरता की बात, एक पॉलिसी में ठोस पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को टैकल करने के लिए, और साथ ही उस पॉलिसी में निरंतरता भी होनी चाहिए। ये बात अभी सुशील पंडित कह रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.